उन होली नाइट्स ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उनका आरोप गूंज उठा। रेड डेथ का असली जिम्मेदार नाइट हाउंड है। पर फिर एक भारी खामोशी छा गई, क्योंकि कमरा खाली था। विकर वहां था ही नहीं। उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर गूंजती रहीं, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। उसी समय जहां कार्डिनल और सेंटेस डोलोरेस मौजूद थे, एक प्रीस्ट हाँफता हुआ उनकी ओर भागा। कार्डिनल, कुछ बहुत बुरा हुआ है। कार्डिनल शांत खड़ा रहा, उसकी आवाज सधी हुई थी। क्या किया गया है? प्रीस्ट थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेसमेंट में रखा एक सेंटेस टी गायब हो गया है। डोलोरेस की आंखों में डर की परछाई दौड़ गई। एक ठंडी बूंद पसीने की उसके चेहरे से लुढ़क पड़ी। तो क्या वाइकर इसी टीयर के लिए आया था? उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन ठीक उसी वक्त वाइकर शहर की ऊंची वॉच टावर पर खड़ा था। उसके हाथ में था सेंटेस टीयर और उसकी आंखों में एक शांत सी मुस्कान। उसने उस सेक्रेट टीयर को एक पाउच में सील किया और धीरे से फुसफुसाया, थैंक यू इसके लिए। अगले ही पल उसका शरीर शैडोज में विलीन हो गया। दूसरी तरफ आन ने खुद को एक चट्टान की कगार पर पाया। उसके हाथ में था बो और सामने था सर्बिरस, एक डरावना 13 सिरों वाला राक्षस। उसके शरीर में तीर धंसे थे, पर वो फिर भी गुर्रा रहा था। पीछे खड़ा एक बारबेरियन चिल्लाया, सर्बिरस का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर वो आन की ओर ही बढ़ा। आन डर के मारे पीछे हटी और तभी जमीन उसके पैरों के नीचे से फिसल गई। वो चीखती हुई नीचे गिरने लगी। टहनियां उसके रास्ते में आई, पर कोई भी उसे रोक न सकी। आखिरकार वो जमीन से टकराई। अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली, सब धुंधला था। कई आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहा जा रहा है। जैसे तैसे उसकी नजर साफ हुई तो सामने दो आदमी खड़े दिखे। एक उसकी हालत देख रहा था, दूसरे के चेहरे पर एक लालची मुस्कान थी। मर्चेंट कैरावैन के लोग थे जो राशन और सामान ले जा रहे थे। एन को इस हालत में देखकर उनकी यात्रा वहीं थम गई। समय बीता। अब एन एक लकड़ी की बंद दीवार से पीठ टिकाए खड़ी थी, हाथ में तलवार, चेहरे पर डर। उसके पीछे कोई रास्ता नहीं था और सामने अरीना का द्वार खुल चुका था। भीड़ चीख रही थी, हंस रही थी, नाच रही थी। हर एक के चेहरे पर मास्क था और उनकी आंखों में पागलपन। आन के सामने खड़ा था उसका प्रतिद्वंदी, एक भारी भरकम मांसपेशियों वाला फाइटर जिसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। वो अपनी उंगलियां चटकाकर हंसा। चलो शुरू करें ये खेल। भीड़ फिर से चिल्लाई। लड़ाई शुरू हुई। उस आदमी ने एक दहाड़ के साथ झपट्टा मारा, पर आनंद तेजी से कूदी और अपनी तलवार से उसके कंधे पर एक कट लगा दिया। पर वो जरा भी नहीं रुका। उसने आन की टांग पकड़ ली और अगले ही पल उसे जोर से उठाकर दीवार की ओर फेंक दिया। आन का शरीर लकड़ी की दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून की धार निकली। भीड़ हंस रही थी, जोर जोर से तालियां बजा रही थी। उनकी नजरों में ये एक खेल था, एक क्रूर मजाक। आन नीचे गिरी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हारी हुई लग रही थी। उसका दुश्मन मुस्कुरा रहा था, ये है मेरी जीत। उसी क्षण आन की आंखों में एक छाया उभरी। उसने देखा अपनी माँ को, अपने परिवार को, जैसे किसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। उसने हिम्मत जुटाई, अपने अंदर की आखिरी ताकत समेटी और उठने लगी। भीड़ एक बार फिर चुप हुई। उनकी आंखों में अब एक नई जिज्ञासा थी। ये फिर से खड़ी हो रही है और धीरे धीरे उनकी बातें बदलने लगी। क्या ये आगे तक जाएगी? इस लड़की में कुछ तो है। आन ने खुद को उठाया, खून और मिट्टी से सना हुआ चेहरा, पर आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक भीतर की आग जल रही थी। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाई, चेहरे पर लकीरें खींची, जैसे खुद को जंग के लिए चिन्हित कर रही हो। भीड़ सन्न थी, हर किसी की सांसें थमी हुई थी। मास्क के पीछे छुपे चेहरों पर एक सनक भरी उत्सुकता थी। क्या ये लड़की फिर से लड़ेगी? आन एक बार फिर डट कर खड़ी थी, अपने विशाल दुश्मन की आंखों में आंखें डालती हुई। उसकी चाल में अब न घबराहट थी, न हिचक, बस एक ठोस इरादा, मैं टूटूंगी नहीं। वक्त बीता। अब आन एक लोहे की सलाखों से घिरी जेल में थी। उसकी आंखों में खालीपन, चेहरे पर थकान। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उम्मीद नाम की चीज उससे बहुत पहले मर चुकी थी। अपने माँ बाप की तस्वीरें जो कभी उसे हिम्मत देती थी, अब वो भी धुंधली हो चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस भरी, पर तभी एक हल्की सी खड़खड़ाहट ने उसे चौंका दिया। आंखें खोलते ही उसने देखा उसके सामने एक ग्लास ट्यूब गिरी हुई थी, जिसमें एलिक्सिर की बची कुची बूंदें थी। वो पीछे हट गई। डर और घबराहट उसकी रगों में दौड़ गई और फिर उसने देखा विकर उसके सामने खड़ा था। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और बारबेरियन की भाषा में कहा, जा बाहर निकलो। अचानक सब कुछ गायब हो गया। आन की आंखें खुली और वो चीखते हुए उठ बैठी। सपना था, लेकिन ऐसा जो सीने में सुई की तरह छुप जाए। उसकी माँ मैट्रियार्क उसके पास बैठी थी। उसने आन को अपनी गोद में लिया और पूछा, डरावना सपना देखा? आन की आंखों में अब भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं विकर को ढूंढ रही थी, हर बार, हर सपने में। लेकिन दर्द सिर्फ सपना नहीं था। उसका शरीर जल रहा था, सीना तड़प रहा था, दिल जैसे सूख चुका। क्या मुझे भी रेड डेथ हो गया? उसकी आवाज टूट रही थी। उसने एक भारी सिसकारी ली, काश मैं इस दुनिया में आई ही ना होती। मैट्रियार्क ने उसकी पीठ सहलाई और एक कहानी सुनाने लगी। तेरे पापा और मैंने एक बीज बोया था, वो हर दिन उसे पानी देता, मैं देखती। वो बीज एक फूल बना और फिर हमने उस फूल से सत्य निकाला, उसे जलाया, और उस नशे में तू इस दुनिया में आई। तेरे पापा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसे तेरे दादा ने मार डाला। आन ने उसकी तरफ देखा, चेहरा अब भी दर्द से भरा हुआ। मैट्रियार्क मुस्कुराई। जिंदगी आसान नहीं होती, पर हमें उसका सामना करना पड़ता है। उसने फिर से कहा, विकोर आएगा, वो दवा लाएगा, तुम्हें ठीक करेगा। पर आन ने उसकी बात काट दी, वो कभी नहीं आएगा। और तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी, वाइकोर वापस आ गया है और वो दवा भी लाया है। मैट्रियार्क की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने आन की तरफ देखा। मैंने कहा था ना वो आएगा। लेकिन नीचे देखा तो आन वहां नहीं थी।
वो तो बाहर भाग चुकी थी। मेट्रियार्क थोड़ी चिढ़ गई। क्या सच में इसे रेड डेथ है? आन पूरी ताकत से भाग रही थी। दौड़ते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी यादों में एक ही चेहरा था, वाइकर। उसका वही रूप जब उसने आन को मैडम 8 लेग्स से बचाया था। डर से भागो मत, उसकी आंखों में देखो। वो वाइकोर की बात याद कर रही थी। उसी ने उसे लड़ना सिखाया था, उसी ने उसे उठना सिखाया था। और अब आन भी उठी थी। वो बारबेरियन वॉरियर्स की भीड़ चीरते हुए उस जगह पहुंची जहां वाइकोर खड़ा था। वाइकोर ने उसे देखा और चौंक गया। मुझे तो बताया गया था तुम्हें रेड डेथ हो गया है। अन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और सीने में तूफान। अचानक वो दौड़कर उसकी ओर लपकी और उसे जोर से गले लगा लिया। वाइकर का संतुलन बिगड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा, पर आन की बाहों की पकड़ ढीली नहीं हुई। वो अब टूटी हुई नहीं थी, वो वापस जिंदा थी। अगर मैंने माना इस्तेमाल ना किया होता, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती, विकोर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। आन थोड़ी झेंपी, लेकिन उसका चेहरा अब भी दमक रहा था। तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आ गई रेड डेथ होने के बावजूद? आन ने सीधा जवाब दिया। जैसे ही सुना तुम लौट आए हो, मेरा शरीर अपने आप हल्का लगने लगा। विकोर उसे हैरानी से देख रहा था, पर अंदर ही अंदर राहत भी थी। तुम ठीक हो? आन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तुम सच में ठीक हो या बस दिखावा कर रही हो? वो फिर से हंसी और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, दिखावा कर रही हो। इस बार वाइकोर भी मुस्कुराया और दोनों की आंखों में सच्चा सुकून झलक रहा था। वेलकम बैक, उसने कहा। मैं वापस आ गया हूँ, विकोर ने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद एक तंबू के अंदर बॉल बिस्तर पर पड़ी थी। सांसें भारी थी, चेहरा पीला। रेड डेथ उसके शरीर को खोखला कर चुका था। विकोर उसके बगल में बैठा था। पीछे कई बारबेरियंस खड़े थे, चेहरों पर चिंता की लकीरें। विकोर ने एक थैली निकाली। उसे खोलते ही उसके अंदर से एक चमकीली सुनहरी रोशनी बाहर निकली। सैंटेस्ट टीयर उसे हाथ में लेकर विकोर ने ऑल के ऊपर उसे छुआया। जैसे ही रोशनी उसके शरीर पर पड़ी, लाल धब्बे एक एक करके गायब होने लगे। भीड़ में खड़े लोग दंग रह गए। ये क्या, ये कैसे? विकोर ने चुपचाप उन्हें देखा, पर उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस फोकस था। कितने मरीज हैं? उसने आन से पूछा। ऑल समेत 30, उसने जवाब दिया। बाकी ट्राइब्स का क्या हाल है? बहुत बुरा है, कई बर्बादी के कगार पर है। विकोर ने एक आकलन किया। करीब 10,000 लोग संक्रमित होंगे, उसने आन से कहा। बाकी ट्राइब्स को खबर दो, बीमारों को इकट्ठा करो। आन थोड़ी घबरा गई। क्या क्यूर इतना ज्यादा है? विकोर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, भरपूर है, और ये हमारा मौका है दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। पीछे खड़े बारबेरियन फुसफुसा रहे थे। ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो चमत्कार कर रहा है। विकोर ने अब एक और बात की ओर ध्यान खींचा। मैंने रास्ते में एक स्वॉम्प मॉन्स्टर को मारा, सी नाम था उसका। जाओ उसका शरीर लेकर आओ, खाने के काम आएगा। भीड़ में एक बार फिर फुसफुसाहट फैल गई। ये हर बार कुछ नया कर देता है, विकोर ने गंभीर स्वर में कहा। अब सब ट्राइब्स को नदी किनारे इकट्ठा करो, वक्त कम। कुछ समय बाद हर तरफ से बारबेरियन ट्राइब्स नदी के पास जमा हो गए। विकोर सामने खड़ा था, हाथ में सैंटेस्ट टीयर। उसने उसे नदी में डाला और जैसे ही बूंदें पानी से मिली, एक चमकदार सुनहरी लहर पूरे नदी में फैल गई। जंगल सुनहरे प्रकाश से नहा उठा। विकोर ने सब ट्राइबल लीडर्स को देखा। बस ये पानी पिलाओ, संक्रमितों को, बीमारों को। बीमार लोग आगे लाए गए, कुछ खुद पी सके, कुछ को सहारा देना पड़ा। और फिर हंसी की आवाज, आश्चर्य के स्वर। मेरा शरीर हल्का लग रहा है, रेड डेथ चला गया। चारों ओर खुशी की लहर फैल गई। मेट्रियर्क ने विकर को देखा। ये जो तुमने किया है, तुम्हें हमारा शामन बनना चाहिए। विकोर कुछ कहने ही वाला था, मैं तभी धरती कांप गई। धड़ाम, किसी ने जोर से जमीन पर पैर पटका था। एक बड़ी दरार फट गई। सबकी निगाह उस ओर मुड़ी। एक विशालकाय ट्राइबल लीडर खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, गहरे जंगल के लोगों, बोलो, इस जंगल को शुद्ध करने वाले का नाम क्या है? धरती पर गूंजता ताल, हर कदम के साथ एक नाम, विकोर, विकोर, विकोर। बारबेरियंस जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे थे, पांव जमीन पर पटकते हुए, एक लय में, एक गर्जना में। बलक ट्राइब का एक सदस्य चिल्लाया, हमें बचाने वाला कौन? जवाब आया, विकर। तीसरी ट्राइब का लीडर गर्जा, गहरे जंगल का कल उजला किसने किया? चारों तरफ से गूंजा, विकोर, विकोर। पूरा जंगल उस एक नाम से भर चुका था, जिसने उन्हें मौत से खींचकर जिंदगी दी थी। विकोर खामोश खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में तेजी से घूमते विचार। पॉइजन क्लैन की चाल उल्टी पड़ चुकी थी और अब वो हालात वाइकोर के हक में थे। लिनवार माउंटेन पर हुकूमत करने वाला बास्करविल क्लैन, जो खुद को विजेता समझता था, अब विकोर को वो मौका मिल चुका था जिससे वो बास्करविल को सीधे चौक पहुंचा सकता था, खास तौर पर ह्यूगो को। उसी पल मेट्रियार्क ने जोर से घोषणा की, हम त्योहार शुरू करेंगे। लेकिन विकोर ने हाथ उठाया, नहीं, एक काम अभी बाकी है। मेट्रियार्क और ऑन दोनों ने उसे देखा, आश्चर्य में। विकोर ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने इस जहर को फैलाया उसे ढूंढना जरूरी है। उसी समय काले अंधेरे में एक गुफा के भीतर एक आदमी बैठा था, आंखों में पागलपन भरा संतोष। ओमन, उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। अब तक सब संक्रमित हो चुके होंगे, उसने खुद से कहा। अगर वो इंपीरियल लड़का ना आता तो मुझे कभी इंपीरियल ड्रगिस्ट से समझौता नहीं करना पड़ता। लेकिन अचानक उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। अब जब सब बीमार हो चुके हैं और मैं ही इलाज दूंगा, तो हीरो तो मैं ही कहलाऊंगा। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, ऑल, मेरी प्यारी पोती, तुझमें जहर भरना मेरी सबसे बड़ी चाल थी। गुफा से बाहर निकलकर वो गांव की ओर बढ़ा, पर जैसे ही पहुंचा उसका चेहरा स्याह हो गया। लोग मुस्कुरा रहे थे, खुश होकर खेतों में काम कर रहे थे, हंसी की आवाजें, जीवन की हलचल। ये कैसे? उसने खुद से कहा। उसकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि सामने और उसकी पोती खुश होकर खाना बना रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग घूम गया। पागलपन में भागते हुए वो नदी की ओर गया।
शायद वहाँ कोई जवाब हो। पर जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा नदी का पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसमें अपनी परछाई दिख रही थी। मछलियां जिंदा है, पानी इतना स्वच्छ कैसे? क्या नदी शुद्ध हो चुकी है? ओमन के चेहरे पर भय उभर आया। वो समझ नहीं पा रहा था, उसकी योजना बिखर चुकी थी। और तभी एक आवाज पीछे से आई, पानी का रंग काफी अच्छा हो गया है ना? ओमन ने चौंक कर पलट कर देखा, विकोर खड़ा था। वो बुरी तरह चौंक गया। तू यहाँ कैसे? विकोर के पीछे कई बारबेरियंस खड़े थे। ओमन ने गुस्से में थूका, इंपीरियल कुत्ता। पर अंदर ही अंदर उसका दिल बैठ चुका था। वाइकर ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, मैं सोच ही रहा था कि कौन है जो इस जंगल में सर फैला रहा है। उसके मन में वो पुरानी याद लौट आई। रिग्रेशन से पहले कहानियां सुनी थी, एक बूढ़ा आदमी जिसने अपने ही ट्राइब को जड़ दिया ताकि हीरो बन सके, पर अंत में वो इलाज नहीं कर पाया और पूरा ट्राइब मर गया। विकोर ने ओमन की आंखों में झांका, तो वही है? ओमन की सांसें तेज हो गई। नहीं नहीं, वो नहीं जान सकता, उसे मेरे प्लान का पता नहीं हो सकता। वो जोर से चिल्लाया, भीड़ को संबोधित करते हुए, तो तुम सब पुराने शामन का स्वागत करने आए हो? उसी समय भीड़ से एक साया आगे आया। मैट्रियार्क, आंखों में सख्ती, चेहरे पर चुप्पी। मैट्रियार्क एक कदम आगे बढ़ी, आंखें गहरी, आवाज सख्त। तो बताओ ओमन, वो अनुष्ठान पूरा हुआ या नहीं? ओमन ने जोर देकर कहा, बिल्कुल हुआ, और देखना ये इन्फेक्शन भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। चेहरे पर झूठी दृढ़ता, पर माथे पर पसीना छलक रहा था। मैट्रियार्क ने धीरे से कहा, एम्पायर में युद्ध छिड़ चुका है रेड डेथ की वजह से। जांच में पता चला कि ये बीमारी किसी नेचुरल वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर फैलाया है। फिर उन्होंने सवाल उठाया, इंपीरियल क्लैन का इस जंगल से कोई लेना देना नहीं, फिर ये इन्फेक्शन यहाँ तक कैसे पहुंचा? ओमन ने आवाज धीमी कर ली, मुझे नहीं पता, मैं तो बस अनुष्ठान पूरा करके आया हूँ। मैट्रियार्क की नजर उस पर ठहर गई। अगर तू विलेज से आ रहा था तो कैचमेंट एरिया में क्यों मिला? फिर उन्होंने वाइकर की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। वाइकर पहले ही कह चुका था कि तू सीधे यहीं आया। अब देखते हैं तेरी बाकी बातें भी सच है या नहीं। ओमन की सांसें तेज हो गई। कौन सी बातें? मैट्रियार्क ने ठंडी आवाज में कहा, तू कह रहा था कि अगर तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता तो तेरे पास रेड डेथ का इलाज जरूर होता। अचानक उनकी आंखों से एक सर्द तेज रोशनी फूटी। ओमन का शरीर अकड़ गया। अब बता, तेरे पाउच में क्या है? विकोर के जहन में वो पुरानी बातें लौट आईं। कभी उसने आन से ओमन के अतीत के बारे में पूछा था। आन ने बताया था ओमन कभी बलक ट्राइब का हिस्सा नहीं था, वो एक गुलाम बनकर आया था, पुराने शामन का नौकर। लेकिन एक रात उसने शिकार किया, अपने ही मालिक को मार डाला और उसकी शक्ति चुरा ली। तब से वो शामन बन बैठा। शुरुआत में गांव के गंदे काम करता, शिकार के समय खुद को चारे की तरह पेश करता। धीरे धीरे उसके बाल सफेद हुए, उम्र बढ़ी और लोग उसे मान देने लगे। विकर का मन सोचने लगा, क्या ये बूढ़ा शामन वो सब कुछ चाहता है जो उसे जवानी में नहीं मिला? क्या ये मैट्रियार्क की सत्ता को भी निगलना चाहता है? मैट्रियार्क अब गुस्से में कांप रही थी। पॉकेट दिखा अमान, ओमन ने कांपती आवाज में कहा। उसमें सिर्फ आटा है, थोड़ा सा रखा था अनुष्ठान के बाद खाने के लिए। वो पाउच निकाल ही रहा था कि हाथ फिसला, पाउच नदी में गिर गया। छपाक, पानी में पाउच बहा और देखते ही देखते उसका सारा सामान घुल गया। ओमन ने घबरा कर चिल्लाया, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गलती से गिर गया। मैट्रियार्क ने एक लंबी सांस ली। विकोर, अब तेरे कहे अनुसार हम पाउच का सच नहीं जान पाएंगे। विकोर की नजरें ओमन पर जम गई, आवाज कड़वी। कितना कन्वीनियंट है ना कि सबूत खुद ही बह गया। ओमन अब बौखला गया। मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है, और अगर तुम मुझे दोष दे रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मानते हो कि जहर फैलाने वाला मैं ही हूँ। उसने उंगली उठा दी वाइकर की ओर। मैट्रियार्क, इस इंपीरियल को सजा दो, ये एक सम्मानित शामन पर इल्जाम लगा रहा है। मैट्रियार्क शांत खड़ी थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बिल्कुल बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगना चाहिए, और अगर तू बेगुनाह है तो मैं तेरी इज्जत और सम्मान की रक्षा करूंगी। ओमन के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अब कुछ नहीं कर सकते, मैं अनटचेबल हूँ। मैट्रियार्क की आंखों में अब शक नहीं, सिर्फ फैसला था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इसका निर्णय अब आयट से होगा। पूरा ट्राइबल सर्कल चौंक गया। आयट बलक परंपरा का सबसे पुराना और निर्णायक तरीका। जब दो विचार टकराते थे, जब कोई फैसला बिना सबूत के असंभव लगता था, तब आयट ही होता था अंतिम रास्ता। आन आगे बढ़ी, उसने सीधा ओमन की ओर देखा। तू तो हमेशा परंपराओं की बात करता रहा है ना, अब बता क्या बलाक की इस परंपरा को निभाएगा? ओमान के दिल में गालियां गूंजने लगी, पर चेहरा शांत रखा। ठीक है, 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात को आयट होगा। लेकिन तभी विकोर की आवाज गूंजी, धीमी पर काटदार। गलत परंपरा कहती है जिसने आयट की मांग स्वीकार की है, तारीख वही तय करता है। वो आगे बढ़ा, तू समझा कि सबूत ना होने से बच जाएगा, पर मेरा प्लान कुछ और था। तुझे ऐसी जगह घेरना जहां तुझे खुद आयड मांगनी पड़े। विकोर की आंखों में एक तेज चमक थी। और अब हम आयड अभी शुरू करेंगे, यहीं इस पहाड़ की चोटी पर। 1 घंटे में वॉरियर्स सर्कल सज चुका था। पूरा बलाक ट्राइब इकट्ठा था। मैट्रियार्क ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। आयड शुरू होता है, जो मैदान से भागेगा उसे मौत मिलेगी। पीछे खड़े वॉरियर उसे वहीं खत्म कर देंगे। उनकी पीठ पीछे था वॉरियर्स माउंटेन, जहां उनके पूर्वजों की समाधियां थी। आज एंसेस्टर्स खुद फैसला करेंगे कौन न्याय पर है और कौन धोखे पर। आन चिल्लाए, विकोर एक बार में खत्म कर देना, पूरा ट्राइब तुझे देख रहा है। भीड़ गूंज उठी। विकोर, ओमन के कान सुन्न पड़ने लगे। उसने जोर से अपनी उंगली काटी, खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपकी। नेक्रोमेंसी शुरू हो चुकी थी। मिट्टी फटी, 3 स्केलेटन्स बाहर
बाहर निकले। मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर रखो, विकोर की हलचल तुरंत बताओ। ओमन ने अपनी कमर से धनुष उठाया। 7 साल इस जंगल में बिताए हैं मैंने, और ये लड़का सिर्फ 2 साल पुराना है। अब बस इसे देखना है। और एक तीर सीधा उसकी छाती के पार। पर उसे क्या पता था, विकोर तो पहले से वहां था, एक पेड़ की ऊंची शाखा से उल्टा लटक रहा था, सीधा उसके पीछे। विकोर ने एक बार फिर अपने साइलेंट हील कौशल को याद किया। स्वैम्प मास्टर को मारकर हासिल किया गया ये माशू स्किल उसे बिना एक भी आवाज किए अपने शिकार के पास पहुंचने देता था। ओमन के पास नेक्रोमेंसी है, शायद वो लोको ट्राइब का हो, विकोर ने सोचा, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर एक हल्का झटका और विकोर नीचे उतरा, सीधा स्केलेटन्स के बीच। उसकी कलाई हल्की सी घूमी, बेल्जेबुब की धार हवा में चमकी। तीनों स्केलेटन्स 1 सेकंड में राख हो गए। ओमन अभी भी मुस्कुरा रहा था। कहाँ छुप गया ये विकोर? कहीं से भी आवाज नहीं आ रही। डर गया है शायद। अगले ही पल बेल्जेबुब उसकी छाती के आर पार थी। क्या? ओमन की आंखें फैल गईं। कांपती आवाज, तू कहाँ से आया? पत्तों की आवाज तक नहीं सुनी मैंने। विकोर ने उसे एक धक्का दिया। ओमन जमीन पर गिर पड़ा, आंखें खाली, सांसें डूबती हुई। विकोर ने बेल्जेबुब को वापस शीत में डाला और खड़ा हो गया। आयट खत्म हो चुका था। आन दौड़ती हुई आई। विकोर, तू जीत गया। पूरे ट्राइब की निगाहें अब उस पर थीं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर एंसेस्टर्स का फैसला हो चुका था। एक एल्डर ने टूटती आवाज में कहा, पूर्वजों ने खुद ओमन की बात को अपवित्र माना है, इसलिए अयाड इतनी जल्दी खत्म हो गया। घाटी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी, कोई जश्न नहीं, कोई चीख नहीं, बस ओमन की तड़पती हुई सांसें। जख्म में जलन थी, पर उसके दिल में उससे भी ज्यादा नफरत। बलक, लोगो, वो सब जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था, उसका हक छीना था, अब वो सब जलने चाहिए। विकोर ने आहान की तरफ देखा। अब इससे और तकलीफ देना ठीक है क्या? शायद इसे मार देना ही दया होगी। पर आहान का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। मेरी बहन ऑल को मार डालता वो रेड डेथ से, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। कावर्ड है, दया के लायक नहीं। पर कोई नहीं जानता था ओमन कुछ और कर रहा था, जमीन पर अपने ही खून से कुछ लिख रहा था। तभी एंसेस्टर्स की कब्र से एक हल्की बैंगनी रोशनी निकली और कब्र का दरवाजा खुलने लगा। हवा रुक गई, पेड़ सन्न पड़ गए, आसमान और जमीन दोनों बैंगनी अंधकार से ढक गए। ये क्या है? ट्राइब वाले पीछे हटने लगे। आन की आंखें डर से चौंधिया गई। उसने देखा ओमन अब भी हिल रहा था। इम्पॉसिबल। विकोर ने सर घुमाया। उसका फेफड़ा मैंने काटा था, वो अब भी जिंदा कैसे है? पास खड़े बारबेरियंस गुस्से से चिल्ला उठे, कब्र से छेड़छाड़? क्या एंसेस्टर्स की आत्माओं को भी चैन नहीं देने देगा ये? ओमन उठ खड़ा हुआ, आंखें पूरी तरह बैंगनी, चेहरे पर विकृत हंसी। तुम एंसेस्टर्स से डरते हो? उसकी आवाज में अब इंसानियत नहीं थी। विकोर को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। किल हिम, अभी मार डालो, वो झपटा। पर तभी एक भयंकर धमाका। विकोर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। आन दौड़ती हुई पहुंची। ये क्या था? एक तीर जो डार्क एनर्जी से लिपटा हुआ था। ओमन ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और उंगली उठाई। फैसला एंसेस्टर्स पर छोड़ना था ना, तो अब लो। ग्रेट एंसेस्टर्स जजमेंट। ऊपर खड़ी थी एक अनडेड महिला, हाथ में धनुष ली। फिर शब्द हवा में तैर गए, डेथ नाइट। आन की सांसें रुक गई। क्या ये हमारी एंसेस्टर थी? विकोर अवाक रह गया। ये कैसे हो सकता है? ओमन ने एंसेस्टर को पुनर्जीवित कर दिया। वो सोच में डूबा। ओमन, क्या तू खुद अनडेड बन गया है? तभी ओमन ने स्केलेटन्स बुला लिए। तुम सोचते थे मैं सिर्फ एक साधारण शामन हूं, अब देखो यहाँ एक ही कब्र नहीं है। जैसे ही ये कहा, चारों ओर से डेथ नाइट्स निकलने लगे। पूरी वॉरियर्स माउंटेन अब मौत का किला बन चुकी थी। ओमन स्केलेटन कैरेज में बैठकर हंसते हुए भागा। चलो अब एंसेस्टर से लड़ो और देखो क्या बचा पाते हो। पीछे से आहान ने तीर साधा। इतना गिर जाएगा तू? खून के रिश्तों को भी जला डाला। लेकिन उसका तीर आकर एंसेस्टर के एक तीर से टकराकर टूट गया। उसने एंसेस्टर ने उसे बचाया, पर तभी जंगल से आया एक तीर जो सीधे उस अनडेड एंसेस्टर का सिर उड़ा गया। भीड़ चौंकी और मैट्रियार्क सामने आई। डरने की जरूरत नहीं, ये सब ओमन के बनाए पपेट हैं, असल एंसेस्टर्स नहीं। वॉरियर्स माउंटेन पर एक समय था जब एंसेस्टर्स की कब्रें श्रद्धा का प्रतीक थीं। अब वही एंसेस्टर्स अनडेड बनकर बलक ट्राइब के खिलाफ खड़े थे। चारों तरफ चीखें, जलती जमीन और टूटते शरीर, एक नरसंहार जारी था। अनडेड एंसेस्टर्स की ताकत सामान्य वॉरियर्स से कहीं ऊपर। ब्लैक्स गिरते जा रहे थे, हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। तभी एक अनडेड चीखी, पर उसके सिर को उड़ा दिया गया। एक एरो सीधा माथे के बीच में। अगले ही पल 2 और डेथ नाइट्स गिरे। सिर्फ एक तीर, एक हत्या, हर वार सटीक, बेरहम। अक्विला द नाइट फॉक्स। विकोर ने देखा, ये महिला एक एक एरो में डेथ नाइट्स को गिरा रही है, और ये सब हाई रैंक ग्रेजुएट्स जैसे थे। अब उसे एहसास हुआ, एम्पायर से फॉरेस्ट को अकेले बचाने वाली लेजेंड्स झूठ नहीं थी। उसने एन की तरफ देखा। उसके रहते चिंता की कोई जरूरत नहीं। चलो अब ओमन को रोकना है। आन चौंकी। कहाँ? विकोर ने जवाब दिया, जहां भी वो छुपा है अब उसे यही खत्म करना होगा। दूसरी ओर ओमन मैदान छोड़ चुका था। स्केलेटन्स की टोली उसके पीछे थी। वो हंस रहा था। अब ब्लैक्स को पछताना होगा, मुझे निकालकर बड़ी गलती की। एक स्केलेटन की ओर देखा। जा, काम पूरा कर। वो आगे बढ़ा, पर उसका मन भारी था। अकेला के रहते मुझे संभल कर चलना होगा। वो इतिहास की सबसे तेज विलेज हेड थी, पर उसके लिए भी मैंने एक
तोहफा बचा कर रखा है। विकोर और आन पीछा करते हुए उसे एक प्राचीन पिलर के पास पाते हैं। ओमन एक मैजिक सर्कल के बीच बैठा था, कुछ मंत्र बुदबुदाता हुआ। वाइकोर ने इधर उधर देखा। ये जगह, ये खंभे, क्या तुम जानती हो ये क्या है? आन ने सिर हिलाया। नहीं, पर इतना तय है, इसे अब और आगे नहीं बढ़ने दे सकते। उसने अपना बो उठाया, एरो को ऑरा से भर दिया। अब तेरा खेल खत्म ओमन। एरो चला एकदम सीधा उसकी ओर, लेकिन फाइनली हो गया। ओमन चीखा और जमीन से एक हाथ उठा और उस एरो को हवा में ही पकड़ लिया। विकोर और आन सन्न। ओमन की आंखों में पागलपन चमक उठा। आ गया वो जिसे कोई नहीं देख सका और मैं देख पाया। द डिवाइन आर्चर एडोनाई। आन के चेहरे से खून उतर गया। ये एडोनाई, वो बालक का लेजेंड? विकोर की सांसें रुक गई। उसने तो कहा था कि वो अकेले जंगल में सोया था, कोई उसे जगा नहीं सका, और ओमन ने उसे जगा लिया। और जैसे ये सब काफी नहीं था, एडोनाई ने तीर चलाया। विकोर ने तुरंत बेल्ज़ेबब को बुलाया और एरो की दिशा मोड़ दी, लेकिन जब तीर एक पेड़ से टकराया, पूरा जंगल थर्रा उठा। भयंकर विस्फोट। विकोर पीछे हटते हुए चौंका। ये ऑरा से लिपटा एरो था, पर उसकी चिंता दूसरी आवाज ने तोड़ दी। आन, उसकी जांघ से खून बह रहा था, जल रहा है जैसे पैर को आग लगी हो। विकोर झुका। झर, ये एडोनाई का जहरीला तीर है। और तभी एक और डरावना सच उसके दिमाग में आया। उसका बो, वो बना है मैडम 8 लेग्स की रिमेन्स से। और फिर एरो की बारिश शुरू हो गई। हर तीर, ऑरा से भरा हर टकराव एक धमाका। वाइकोर ने बेल्ज़ेबब से हर तीर को मोड़ने की कोशिश की। हर एक्सप्लोजन जमीन को चीरता गया। जब हमला रुका, चारों ओर से टूटी जमीन, धुएं में छिपे घाव और 2 जिंदा लोग जो अब भी खड़े थे। विकोर अब भी खड़ा था, कमजोर, हांफता हुआ, पर फिर भी आन के सामने दीवार बनकर डटा था। बेल्ज़ेबब की सांसें भी अब दर्द में थीं। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। आन की आंखें भर आईं। काफी हो गया विकोर, मुझे बचाने की जरूरत नहीं, भागो यहाँ से, मेरे लिए मरना मत। लेकिन जवाब देने से पहले ही ओमन की हंसी गूंजने लगी। तुम दोनों का संघर्ष अब खत्म होने वाला है। उसने पलट कर देखा। सर एडोनाई, अब इन्हें मिटा दो। एडोनाई ने एक एरो उठाया। उस पर एक काली ऑरा लहराने लगी, मौत की महक के साथ। विकोर ने खुद को संभाला। इस बार शायद मैं न रोक सकूं। एरो चल चुका था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रहस्यमयी आकृति आकर एरो को हवा में ही पकड़ लेती है अपने नंगे हाथों से। सब हक्के बक्के। ओमन, विकोर, आन, तीनों स्तब्ध, और वो महिला मैट्रियार्क अक्विला अंधेरे से निकलकर सामने आई। उसने तीर को देखा और मुट्ठी बांधी। ऑरा कांपी, झर उबलने लगा और तीर धीरे धीरे धूल में बदल गया। ओमन की रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। अक्विला की आंखें अब सिर्फ उसे देख रही थी। चलो ओमन, अब बात करते हैं। आन चिल्लाई। माँ, तुम यहाँ कैसे? अक्विला ने नजरें अपनी बेटी पर डाली। मैंने यहाँ एक अजीब ऑरा महसूस की थी, अब समझ आ गया क्यों। ओमन पीछे हटने। आन ने रोते हुए बताया। उसका तीर जहरीला था माँ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। अक्विला ने अपनी हथेली देखी। झर वहां था, लेकिन उसने कुछ अनोखा किया। मुट्ठी भींची और ऑरा के अंदर से एक विस्फोट किया। जब हाथ खोला, झर लहू के साथ बह गया। वाइकोर ने हैरानी से देखा। उसने अपने अंदर ऑरा फोड़कर जहर को जला दिया। ये कला बहुत ही दुर्लभ थी। अक्विला अब ओमन की ओर मुड़ी। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। बताओ ओमन, क्या ये सच में सर एडोनाई है? ओमन थोड़ा संभला। हाँ, बलाक का लेजेंडरी आर्चर। तुम भी इससे लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे। अक्विला हल्का मुस्कुराई। तो फिर ठीक है। उसने विकोर और आन की तरफ देखा। तुम दोनों पीछे रहो, अब ये मेरी लड़ाई है। अब मैदान तैयार था। एक ओर मैट्रियार्क अक्विला, दूसरी ओर दिव्य धनुषधारी एडोनाई। अक्विला ने शुरुआत की। ऑरा से लिपटे 5 तीर छोड़े, तेज, सटीक, घातक। एडोनाई हर तीर को हवा में चकमा देकर निकल गया। अब उसने जवाब दिया, एक गहरे काले तीर के साथ। अक्विला ने झुककर उसे भी चकमा दिया। हर एक्सप्लोसिव एरो जमीन फाड़ रहा था। जंगल जलने लगा था। विकोर ने आन को उठाया। हमें हटना होगा, ये युद्ध मास्टर ग्रेड ऑरा का है। दूसरी तरफ ओमन एक चट्टान के पीछे खड़ा था, देख रहा था ये टकराव। अक्विला तेज है, पर सर एडोनाई अब इंसान नहीं, अब वो मर चुका है। और हेल की डायमेंशनल ऑरा उसके पास अनंत है। कुछ ही पल में अक्विला के शरीर पर घाव उभरने लगे। उसने महसूस किया रेंज फाइट में उसे नुकसान होगा। उसकी नजरें एडोनाई पर टिक गईं। स्पीड, पावर, मोबिलिटी, सब कुछ परफेक्ट है, पर कुछ है जो अब भी कमी है उसमें। एक जोरदार विस्फोट ने जमीन हिला दी। दोनों के तीर हवा में टकराए। धूल का गुब्बार उठ गया और अक्विला ने मौका देखा। धूल के भीतर से उसने उड़कर एडोनाई की गर्दन पर एक जोरदार किक मारी। अक्विला की किक तेज थी, सटीक थी, लेकिन एडोनाई ने उसे भी चकमा दे दिया। उसके हाथ में एक डार्क सोर्ड उभरा। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, पेड़ 2 हिस्सों में कटते चले गए। अक्विला पीछे हटी, बच गई, पर जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। उसने एक डैगर फेंकी, सीधा एडोनाई के हाथ पर। डार्क सोर्ड हाथ से छूट गया। एडोनाई का संतुलन बिगड़ा। अक्विला ने इस मौके को भांपते हुए उसके घुटने पर एक और किक मारी। एडोनाई लड़खड़ाया और तभी अक्विला ने अपनी सबसे शक्तिशाली ऑरा एरो छोड़ी। एरो जंगल को चीरता हुआ निकला और जब धूल छंटी, एडोनाई का पूरा दाहिना ऊपरी हिस्सा उड़ चुका था। अक्विला ने उसकी ओर देखा। ग्रेट एंसेस्टर, क्या ये झिझक इस वजह से है कि तुम मर चुके हो, या फिर इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे वंशज हूं? पर अब मैं तुम्हें इस स्थिति से आजाद करूंगी। उसने एक और एरो छोड़ा। एडोनाई अभी भी बिना हिले खड़ा था, जैसे खुद को खत्म करने दे रहा। पर ठीक उस वक्त एक काली ऑरा से बना हाथ उभरा और एरो को पकड़ लिया। एडोनाई चीख उठा। उसके आधे शरीर में अब डार्क एनर्जी भर रही थी, जो उसके अनडेड शरीर से मर्ज होने लगी। पीछे ओमन खड़ा था। तू इस नेक्रोमेंसी को रेजिस्ट कर रहा है? तू सच में लेजेंड है। ओमन ने गुस्से से एडोनाई को आदेश दिया, अब डीले वार बंद करो, हर उस चीज को मिटा दो जो तुम्हारे सामने खड़ी हो। अक्विला ने गुस्से से चिल्लाकर उसे रोका। एडोनाई अब बदल चुका था। उसका पूरा शरीर एक भयानक काली ऑरा से ढक गया था। उसने एक भयावह चीख मारी और सामने खड़ा ओमन अब
पूरी तरह संतुष्ट लग रहा था। अब ये अडोनाई नहीं रहा, ये तो कुछ और ही बन गया है। पर तभी भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, जंगल हिला और 3 ए रैंक मॉन्स्टर्स सामने आ गए। ये सब इस युद्ध के शोर से खींचे चले आए थे, पर उससे पहले कि कोई कुछ करे, अडोनाई ने 3 तीर चलाए और अगले ही पल तीनों मॉन्स्टर मारे जा चुके थे। अक्विला देखती रह गई। मैंने तीर चलते तक नहीं देखे। ओमन की हंसी गूंजने लगी। अब मान गई ना, ये सर अडोनाई है। अब उस औरत को खत्म करो। अडोनाई ने आदेश सुना और आगे बढ़ा। उसने तीरों की बारिश शुरू कर दी, हर एरो मौत की गंध लिए हुए। अक्विला हर वार को चकमा दे रही थी, पर एक अजीब जहर अब उसके शरीर में उतर रहा था। उसकी चाल धीमी पड़ने लगी थी। अब खत्म करना होगा। अक्विला ने घूमकर 2 ऑरा एरोज छोड़े। पहला कहीं और चला गया, दूसरा सीधा अडोनाई के चेहरे की ओर। अडोनाई ने दूसरा तीर रोका और चकनाचूर कर दिया। अक्विला के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन वो अचानक मुस्कुराई। उस पहला तीर जो मिस हुआ था अब हवा में घूमकर अडोनाई की गर्दन के पीछे से घुस गया। ये था मेरा एरो ट्रैप। पहला तीर घूमकर वापस आता है जब दुश्मन दूसरा वार रोकने में व्यस्त होता है। ये उसकी खुद की बनाई गई स्किल थी। एडोनाई और इंपीरियल नाइट की लड़ाई देखने के बाद उसने इसे डेवलप किया था, पर वो मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। एडोनाई ने वो तीर अपनी गर्दन से खींचकर बाहर निकाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना। ओमन हंस पड़ा। अकेला तुमने अब तक कई पत्थर दिल वॉरियर से लड़ा, पर तुमने कभी लाश से नहीं लड़ा। सर अडोनाई मर चुका है, उसे एक तीर से नहीं हराया जा सकता। और कहीं दूर एक चट्टान पर खड़ी अन तेज सांसों के साथ माँ को देख रही थी। जंगल की आग, विस्फोटों की आवाज, सब कुछ कांप रहा था, पर उसकी आंखों में बस माँ की चिंता थी।